तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो? रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे? रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसकी खोज कौन किए थे? बैकेरल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसकी खोज कौन किए थे? रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किए थे? बैकेरल नामक वैज्ञानिक किए थे। कौन किए थे? बैकेरल नामक वैज्ञानिक किए थे, है ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अच्छा, बैकेरल क्या देखे थे? रेडियो एक्टिविटी कहते किसको है? तो ये देखें बैकेरल कि कुछ ऐसा पदार्थ होता है प्रकृति में, कुछ ऐसा पदार्थ है जैसे यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, थोरियम, एक्टिनियम, ये सब कुछ ऐसा पदार्थ है जो स्वतः विकिरण निकालता है। अपने में से इसको छोड़ देंगे, अपने आप विकिरण निकालते रहेगा, अपने आप कुछ ना कुछ विकिरण सब निकलते रहेगा। क्या समझे? तो ऐसा पदार्थ अपने आप क्या है? प्रकृति में पाया जाता है ना। जिसको छोड़ देने पर अपने आप क्या निकालते रहता है? विकिरण निकालते रहता है, ठीक है ना। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? है ना, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ है जो अपने आप क्या निकालते रहते हैं? विकिरण निकालते रहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। समझ गए? और ये सबसे पहली बार कौन ऑब्जर्व किए थे? बैकेरल नामक वैज्ञानिक इसको ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिविटी दिखाता है? तो इसमें बताया गया है अन्य पदार्थ जो रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं। यूरेनियम तो खूब दिखाई करता है ना। यूरेनियम तो दिखाई करता है, रेडियो एक्टिविटी खूब दिखाता है। लेकिन इसके अलावा कौन कौन पदार्थ रेडियो एक्टिविटी दिखाता है? तो बोला गया थोरियम दिखाता है। कौन दिखाता है? थोरियम रेडियो एक्टिविटी खूब दिखाता है। और कौन दिखाता है? रेडियम खूब दिखाता है, पोलोनियम खूब दिखाता है रेडियो एक्टिविटी, और एक्टिनियम दिखाता है। समझ गया? कौन कौन दिखाता है रेडियो एक्टिविटी बोलो? सबसे पहले यूरेनियम, फिर थोरियम, फिर रेडियम, फिर पोलोनियम, फिर एक्टिनियम। तो 5 गो तत्व हुआ जो रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। कौन कौन दिखाता है बोलो? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, एक्टिनियम, है ना। इसे बोलबे नहीं करेगा। कल सोमवार किया था, कल सोमवार थोड़ी था जी। तो 5 गो तत्व जो रेडियो एक्टिविटी दिखाता है, बुझ गया? कौन कौन है बोलो? हाँ 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 हाँ, खाली अंत में नियम 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 कर रहा है सबके अंत में नियम है। थोरियम यम 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 कर रहा था। रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किए? रेडियो एक्टिविटी की खोज बैकेरल नामक वैज्ञानिक किए थे। समझ गया ना। और एक तत्व है रेडियम। रेडियम बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। रेडियम जो है बाबू क्या है? बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी खोज कौन किए थे? तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। कौन किए थे? मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी किए थे। देखो, रेडियम की खोज पियरे क्यूरी और उनकी पत्नी मैरी क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज कौन किए हैं? पियरे क्यूरी और उनकी पत्नी मैरी क्यूरी, ये लोग किए थे। और इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। इस खोज के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को, है ना। नोबेल पुरस्कार ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति को मिलता है। अगर 2-3 लोग मिल करके कोई अच्छा काम किया हो तो एक के साथ 2-3 लोग को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। क्या समझे? तो फिजिक्स का, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को। किसकी खोज के लिए? रेडियम की खोज के लिए। किसकी खोज के लिए बोलो? रेडियम की खोज के लिए पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 ईस्वी का। मैरी क्यूरी एकमात्र महिला है जिसको 2-2 सब्जेक्ट में नोबेल पुरस्कार मिला है ना। लोग को एक नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार क्या है? दुनिया का भौतिकी के लिए, रसायन शास्त्र के लिए, जीव विज्ञान, 5 विषय में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। किसमें किसमें दिया जाता है? भौतिकी विषय में दिया जाता है, फिजिक्स में। जो फिजिक्स में कुछ नया खोज कर देता है उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है फिजिक्स में। दूसरा केमिस्ट्री में दिया जाता है, कोई भयंकर खोज कर देगा तो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिलता है। समझ गया? या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में मिलता है। मेडिसिन मतलब जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो गया, उसमें कोई बढ़िया काम करेगा तो उसको मिलेगा। 3 चीज़ हो गया। चौथा चीज़ मिलता है तुमको लिटरेचर में। लिटरेचर मतलब भाषा में, साहित्य में। कोई बहुत अच्छा किताब सब लिख दे तो उसको मिलता है लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार। 5वां मिलता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में,
है ना, नोबेल पुरस्कार। और छठा मिलता है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया में शांति बनाने का कार्य कर रहा है तो उन लोग को भी नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो 6 विषय में नोबेल पुरस्कार मिलता है, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, समझ गए। तो लोग को एक ठो नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाता है, लेकिन मैरी क्यूरी, ध्यान से सुनो जी, मैरी क्यूरी जो है ये एकमात्र महिला है जिसको 2 विषय में नोबेल पुरस्कार मिल गया, 2 विषय में नोबेल पुरस्कार मिल गया। एक मिला फिजिक्स में भी नोबेल पुरस्कार मिला रेडियम की खोज के लिए, और केमिस्ट्री का भी नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है ना। मैडम क्यूरी, इनको मैडम क्यूरी भी कहते हैं, मैडम क्यूरी को 2 विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें किसमें? फिजिक्स में भी मिला नोबेल पुरस्कार और केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार मिल गया था, ठीक है। तो ये बहुत मतलब इनका नाम तो पता होना चाहिए। वैज्ञानिक में भी ये बहुत टॉप लेवल की थी, महिला थी लेकिन बहुत अच्छी वैज्ञानिक थी। इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है, समझ गए। तो फिजिक्स में मिला था रेडियम की खोज के लिए, बुझ गया। अगला टॉपिक, रेडियम में रेडियो एक्टिविटी गुण यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 40 लाख गुना अधिक होता है। मतलब रेडियम में जो है रेडियो एक्टिविटी का गुण यूरेनियम की तुलना में 40 लाख गुना अधिक है ना। मतलब 40 लाख गुना अधिक विकिरण निकालेगा कौन? रेडियम। रेडियम में 40 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिविटी पाया जाता है, किसकी तुलना में? यूरेनियम की तुलना में। और एक धातु, ये तत्व है पोलोनियम, पोलोनियम में तो रेडियम से भी अधिक होता है। पोलोनियम में क्या होता है? रेडियम से भी अधिक होता है क्या चीज? रेडियो एक्टिविटी, समझ गया। तो अगर पूछ सकता है कि निम्न में से किसमें सबसे अधिक रेडियो एक्टिविटी होता है, ऑप्शन दे देगा यूरेनियम, पोलोनियम और रेडियम। अरे बहुत क्या बोल रही है जी? सुनो चुपचाप, बोलना कुछ नहीं है, मुंह एकदम बंद करो, समझ गई? हाँ सबसे अधिक रेडियो एक्टिविटी किसमें होगा? पोलोनियम में, उसके बाद रेडियम में और यूरेनियम में, ठीक है ना। अगर दे देगा ऑप्शन में 4 को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा सबसे अधिक रेडियो एक्टिविटी किसमें है, तो पोलोनियम में, ठीक है। उसके बाद किसमें है? रेडियम में, उसके बाद यूरेनियम में, समझ गया। और रेडियो एक्टिव विकिरण जो है 3 प्रकार का होता है, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। ये 3 प्रकार का रेडियो एक्टिव विकिरण है। देखो अब इसी सब से जुड़ा हुआ है आगे चल करके, जैसे नाभिकीय ऊर्जा जो होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, है ना, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, ये सब इसी सब से जुड़ा हुआ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ सबसे जुड़ा हुआ है। इसका आज के दुनिया में आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा उपयोग है रेडियो एक्टिविटी का। इसके द्वारा बिजली भी बनाया जाता है ना। रेडियो एक्टिविटी के द्वारा क्या बनाया जाता है? बिजली का भी निर्माण होता है, और बहुत बड़े पैमाने पर बिजली का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में तुम लोगों को एक रोचक कहानी भी बताते हैं, इसके बाद इंग्लिश में भी लिखाएंगे। अच्छा देखो, भारत में नाभिकीय ऊर्जा के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में रे बेकेरल कहता है। बेकेरल तो पहली बार देखे थे रेडियो एक्टिविटी, लेकिन भारत में जी, भारत देश में हम लोग रहते हैं ना, तो भारत में ये सब जो ऊर्जा, इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है रेडियो एक्टिविटी के द्वारा, इसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा के जनक, पिता कौन कहे जाते हैं? होमी जहांगीर भाभा। कौन कहे जाते हैं? होमी जहांगीर भाभा। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक थे, इनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या समझे? होमी जहांगीर भाभा, और एक और थे, मतलब बहुत इन्हीं के एक दोस्त थे, उनका नाम था विक्रम साराभाई। क्या नाम था? विक्रम साराभाई। ये 2 लोग जो है ना बाबू, बहुत काम किए हैं भारत में विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। होमी जहांगीर भाभा, लड़का पीछे वाला सब सुनो ध्यान से। तो भारत में 2 वैज्ञानिक बहुत काम किए हैं भारत के विज्ञान को आगे बढ़ाने में। आज़ादी के बाद ये 2 वैज्ञानिक कौन कौन? होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई। इन्हीं लोग से सीखे थे कौन? एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हीं सब के शिष्य हैं, समझ गए ना। आज हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम जी को जानते हैं, लेकिन वो किन से सीखे हैं? ये 2 महापुरुष से सीखे हैं। किससे किससे? होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा।
आज जो भारत में इतना सैटेलाइट सब लॉन्च होता है, कहाँ से लॉन्च होता है जी? इसरो से लॉन्च होता है। तो इसरो को चालू करने वाले हैं विक्रम साराभाई। इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। अगर विक्रम साराभाई नहीं होते तो इसरो नहीं होता। क्या समझे? एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते। क्या समझे? तो भारत में जो इतना सैटेलाइट सब बन रहा है, इसके जनक कौन है? विक्रम साराभाई। भारत में जो अंतरिक्ष विज्ञान चल रहा है, ये सब सैटेलाइट सब कहाँ जाता है? अंतरिक्ष में जाता है। तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विक्रम साराभाई। क्या समझे? अभी सबसे बोलेंगे कौन माने जाते हैं, तो बोलेंगे पता नहीं कौन, पप्पू यादव है देखो जी, है बहुत दिन बाद मिली है। तुम ही लोग को बोल रहे हैं। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? बोलो तो विक्रम साहिब। ठीक है, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विक्रम साराभाई। समझ गए? विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई जो है बाबू, ये क्या है? इसरो के भी संस्थापक हैं। इसरो वही चालू किए थे। उन्हें रहते तो इसरो नहीं रहता। इसरो नहीं रहता तो भारत मंगल ग्रह पे, चांद पर चंद्रयान सब कैसे लॉन्च करता? नहीं कर पाता, है ना। उस सबके पिता कौन है? विक्रम साराभाई। उसी प्रकार से भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा है, न्यूक्लियर एनर्जी, उसके जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। क्या समझे? एक ठो बात बता देते हैं तुम लोग को। होमी जहांगीर भाभा जो हैं, ये बात है आज़ादी के बाद 1950 ईस्वी की। किस ईस्वी की? 1950 ईस्वी की। ऐ सुनो जी, इस कहानी से तुम लोगों को पता चलेगा कि नाभिकीय ऊर्जा कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। नाभिकीय ऊर्जा जो है क्या है? क्या जी तुम सोच रहे हैं हम भी बनेंगे विक्रम साराभाई? सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो, तो 1950 ईस्वी में क्या हुआ? होमी जहांगीर भाभा जाते हैं पंडित नेहरू के पास। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीछे से बोल रहा है पप्पू यादव। नहीं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये पहुंच जाते हैं, कौन? होमी जहांगीर भाभा पहुंचते हैं कहाँ पर? पंडित नेहरू के पास। क्या समझे? जब वो पहुंचते हैं तो अपने साथ, है ना, 10-15 को ट्रक लेके जाते हैं। क्या समझे? 10-15 को ट्रक लेके जाते हैं। वो ट्रक में भरा हुआ था कोयला। ट्रक में क्या भरा हुआ था? कोयला। 10-15 ट्रक भर के लेके जाते हैं कोयला का। क्या समझे? तो ट्रक ने, हाँ बाबू था, ट्रक कहने होगा। बैलगाड़ी भी था और ट्रक भी था। ट्रक बहुत कम था। क्या समझे? लेकिन वो तो प्रधानमंत्री के पास गए थे, तो प्रधानमंत्री मतलब उन लोगों के पास तो ट्रक सब हो ही सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो 10-15 गो कोयला के भर के ट्रक लेके गए थे। बुझ गए? मतलब ये सब पृथ्वी का है, ये नहीं समझ गए? नहीं तो पृथ्वी का है ये। तो ट्रक लेके गए थे 10-15 को, उसमें कोयला भरा हुआ था। ठीक है, वहां पर बोलते हैं ये पंडित नेहरू को होमी जहांगीर भाभा। क्या समझे? और इतना सा एक ठो अपने अंगूठी पहने हुए थे। वो अंगूठी में से एक छोटा सा, मतलब इतना एक चुटकी पदार्थ निकाले। वो पदार्थ था यूरेनियम, है ना। यूरेनियम को उसमें डाल के लेके गए थे। ठीक है, तो उसमें से इतना सा यूरेनियम था, इतना सा यूरेनियम निकला। वो बोलते हैं कि इतना सारा ट्रक काहे लेके आ गए हैं? कौन हमला करने वाले हैं हमरे पे? तो बोले देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि इतना जो हम एक चुटकी यूरेनियम है, ये उतना बिजली पैदा कर सकता है जितना कि ये 15-20 ट्रक से जो भरा हुआ कोयला है, ये जितना बिजली पैदा करेगा उतना अकेले इतना सा यूरेनियम कर देगा। तो बोले यदि भारत को समृद्धशाली बनना है तो भविष्य की ऊर्जा है नाभिकीय ऊर्जा, है ना। भविष्य की ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। क्योंकि कोयला ये सब क्या होगा? एक दिन खत्म, समाप्त होने वाला है। इसका भंडार क्या है? बहुत सीमित है। पृथ्वी में कोयला सबका भंडार क्या है? बहुत सीमित है। धीरे धीरे तो खत्म होने वाला है। तो बोले भविष्य की ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। यदि भारत को आगे बढ़ना है तो नाभिकीय क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा।
क्या समझे। और फिर क्या होता है, वो बोलते हैं कि क्योंकि ये सपना देखे थे कि भारत में इस प्रकार का होना चाहिए, लेकिन अपने से ये क्या कर सकते थे, बहुत बड़ी संस्था तो नहीं बना सकते थे, इसमें सरकार की मदद चाहिए थी, क्या समझे। तो उसके बाद फिर भारत सरकार भी इनको मदद करती है और फिर बहुत बड़ी संस्था इस क्षेत्र में चालू हो जाती है, जो कि अभी भी काम कर रहा है ये सब, क्या समझे। कहने का मतलब क्या है, एक चुटकी यूरेनियम उतना ही ऊर्जा पैदा कर सकता है जितना कि 15-20 ट्रक भर करके कोयला करेगा, क्या समझे। तो सोचो कितना शक्तिशाली है नाभिकीय ऊर्जा, कम खर्चा में, कम लागत में, क्या समझे, बहुत ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इसीलिए जो है ये रेडियो एक्टिविटी जो है ये आधुनिक भौतिकी में पढ़ाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये आधुनिक जो जगत है, आधुनिक जो दुनिया है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेडियो एक्टिविटी। इसके द्वारा कोई भी देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति को पूरा कर सकता है और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में क्या बन सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है, क्या समझे। रेडियो एक्टिविटी के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग क्या बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बाकी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जितना भी ऊर्जा का खपत है वो पूरा हो सकता है रेडियो एक्टिविटी के द्वारा, समझ गया। अब इसको अंग्रेजी में लिखाते हैं, लिखो लिखेंगे द फेनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस का स्पेलिंग SPON, स्पॉन्टेनियस। द फेनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप होता है ना, तो वही स्वतः को अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियस कहते हैं, ठीक है ना। द फेनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन EMISSION, द फेनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ invisible radiations, the phenomenon of spontaneous emission of invisible radiations from natural materials like uranium, natural materials like uranium is known as radioactivity. From natural materials like uranium is known as radioactivity. अगला बिंदु लिखेंगे थोरियम, अगला पॉइंट लिखेंगे थोरियम, THORIUM, थोरियम कोष्ठ में इसका चिन्ह होता है TH, कॉमा रेडियम RADIUM, रेडियम कोष्ठ में लिखेंगे RA, कॉमा पोलोनियम POLONIUM, पोलोनियम कोष्ठ में लिखेंगे PO, एंड एक्टिनियम ACTINIUM, एक्टिनियम कोष्ठ में लिखेंगे AC, ऑल्सो SHOW, सो रेडियो एक्टिविटी, ऑल्सो सो रेडियो एक्टिविटी, ये सब भी रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं। अगला बिंदु लिखेंगे रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बैकेरल, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बैकेरल। कौन किए थे खोज रेडियो एक्टिविटी का, बैकेरल। कौन किए थे रे, बैकेरल। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किए थे, बैकेरल किए थे। बैकेरल का स्पेलिंग देख लो। अगला बिंदु लिखेंगे रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय पियरे क्यूरी, रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय पियरे क्यूरी एंड हिज वाइफ मैरी क्यूरी, रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय पियरे क्यूरी एंड हिज वाइफ मैरी क्यूरी।
अगला बिंदु लिखेंगे, रेडियो एक्टिविटी इन रेडियम, रेडियो एक्टिविटी इन रेडियम इज 40 लाख टाइम्स, रेडियो एक्टिविटी इन यूरेनियम इज 40 लाख टाइम्स मोर देन, रेडियो एक्टिविटी इन यूरेनियम इज 40 लाख टाइम्स मोर देन क्या लिखा रे, रेडियो एक्टिविटी इन रेडियम, रेडियम लिखा है ना, रेडियो एक्टिविटी इन रेडियम इज 40 लाख टाइम्स मोर देन यूरेनियम। यूरेनियम से 40 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिविटी होता है, किसमें? रेडियम में रे, है ना। यूरेनियम से 40 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिविटी होता है, किसमें? रेडियम में। तो रेडियो एक्टिविटी इन रेडियम इज 40 लाख टाइम्स मोर देन यूरेनियम। समझ गया? फुल स्टॉप। एंड रेडियो एक्टिविटी इन पोलोनियम, and radioactivity in polonium is, and radioactivity in polonium is even more than radium. Radioactivity in polonium is even more than radium. तो सबसे अधिक रेडियो एक्टिविटी किसमें होगा? पोलोनियम में, उसके बाद रेडियम में, उसके बाद यूरेनियम में। आखिरी बिंदु लिखेंगे, there are 3 types of radioactive radiations. There are 3 types of radioactive radiation. हाँ, अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे।